नमस्कार। आज आपसे कैंसर के एक महत्वपूर्ण विषय कीमोथेरेपी के बारे में बात करने के लिए, कुछ सामान्य बातें करने के लिए कीमोथेरेपी के बारे में उपस्थित हुआ हूँ। ये कीमोथेरेपी जो शब्द है, कैंसर के साथ कब जुड़ा? ऐसा नहीं है कि ये शुरू से कैंसर के इलाज के साथ जुड़ गया। क्या पहले कीमोथेरेपी शब्द, कीमोथेरेपी कीमोस और थेरेपी, कीमोस मतलब केमिकल्स, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, केमिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले कीमोथेरेपी शब्द का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में जब एंटीबायोटिक्स का उपयोग सबसे पहले किया गया बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणुओं के इलाज के लिए, तब कीमोथेरेपी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। उसके बाद फिर धीमे धीमे कीमोथेरेपी शब्द का उपयोग मेनली ट्यूबरकुलोसिस के दवाइयों के लिए किया जाता था। लेकिन कालांतर में 1960 के दशक में कीमोथेरेपी शब्द का उपयोग कैंसर के जब इलाज में कीमोथेरेपी की दवाइयों का उपयोग बढ़ा। कीमोथेरेपी मतलब जब दवाइयाँ जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कैंसर के इलाज के लिए शुरू की, तो धीमे धीमे कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली दवाइयों के लिए कीमोथेरेपी शब्द का उपयोग कॉमन होता चला गया। और जो बाकी एंटीबायोटिक्स और ट्यूबरकुलोसिस टीबी की दवाइयों के लिए जो इलाज के लिए दवाइयाँ उपयोग की जाती थी, उनके लिए कीमोथेरेपी शब्द का इस्तेमाल कम होता चला गया। तो धीमे धीमे लोग कैंसर के इलाज का जब दवाइयों के द्वारा किया जाता था, तो उसी के लिए कीमोथेरेपी, और आज की तारीख में आम जनता की यही अवधारणा है कि यदि कीमोथेरेपी का नाम ले लिया जाए तो जो है आम आदमी यही समझता है कि उसका कैंसर का इलाज चल रहा है। और इसके साथ साथ जब धारणाएं बनती हैं तो बहुत सारी अवधारणाएं जो कि जनश्रुतियां बन जाती हैं, उस तरीके से बन जाती हैं उस शब्द के साथ। तो कीमोथेरेपी के साथ भी, इस शब्द के साथ बहुत सारी जनश्रुतियां जो कि ज़्यादातर उनके पीछे कोई बेसिस नहीं होता, बिना मूल के लोग समझने लगते हैं। कुछ तो ये समझते हैं कि ये कोई मशीन है। नहीं, कीमोथेरेपी मशीन नहीं है। कीमोथेरेपी बहुत सारी दवाइयाँ जो कि कैंसर की बीमारी के लिए उपयोग में की जाती हैं, उनको सामूहिक रूप से एक शब्द कीमोथेरेपी कह दिया जाता है। तो पहले तो ये अवधारणा खत्म करें, या एक ही दवा है वही सभी में दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। कोई बाबा जी की भभूत नहीं है कि हर मरीज को वही एक पकड़ा दी, भाई लो ये दवा। कीमोथेरेपी की दवाइयों में मुंह से खाने वाली दवाइयाँ, इंजेक्शनों के तरह से इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ सभी शामिल हैं जी। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ जब कैंसर में उपयोग की जाती हैं तो दो किस्म से उपयोग की जाती है। एक तो वहाँ जहाँ की जो है, बल्कि तीन किस्म से कहेंगे। एक तो वहाँ जहाँ की अकेले कीमोथेरेपी की दवाइयों के प्रयोग से बीमारी को पूर्णतः ठीक करने का मंतव्य रहता है। और दूसरी वहाँ जहाँ की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ या तो सर्जरी के बाद या फिर रेडियोथेरेपी के साथ या रेडियोथेरेपी के बाद इस्तेमाल की जाती है। और उनका मंतव्य यहाँ भी बीमारी को पूर्णतः ठीक करने का रहता है। और तीसरी जगह जहाँ कीमोथेरेपी का उपयोग है, वहाँ पर कीमोथेरेपी का मुख्य इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि जहाँ की कीमोथेरेपी के इलाज से बीमारी में लाभ तो आता है, लेकिन बीमारी पूर्णतः जड़ से ठीक नहीं होती। उसको हम लोग कहते हैं पैलिएटिव कीमोथेरेपी। जब रेडियोथेरेपी और सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो
जब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी के पहले लगाई जाती है तो उसे नियो एडजुवेंट, जब साथ साथ लगाई जाती है तो कॉन्कोमिटेंट, और जब बाद में लगाई जाती है तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि दवाइयाँ बहुत किस्म की होती हैं। आज की तारीख में यदि इनकी लिस्टिंग की जाए तो 300 से ज़्यादा किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि कैंसर के इलाज में उपयोग की जा सकती हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ी और ज़्यादा भी हो सकती है। 400 450 दवाइयाँ भी संभवतः हैं जो कि कीमोथेरेपी के समूह में आती हैं। जी। तो जब लोग आते हैं ज़्यादातर तो कैंसर के इलाज आते तो हैं राय लेने, लेकिन राय लेने के समय यदि उनसे कह दिया जाए कि भाई आपकी इलाज में कीमोथेरेपी की दवाइयों का उपयोग किया जाएगा, तो एक सामान्य अवधारणा जो जनता में है कि वो समझते हैं कि लोगों में जो है वो समझते हैं कि भाई अरे कीमोथेरेपी तो बहुत नुकसान करती है, इससे तो कीमोथेरेपी ना कराया जाए तो अच्छा है। बिना इलाज के ही, बिना कीमोथेरेपी के इलाज के ही जो है काम चल जाए। तो कहते हैं डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख दीजिए। उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई यदि दवाइयाँ लिखी जाएंगी, कैंसर के इलाज के साथ जब भी दवाइयों का पर्चा लिखा जाएगा और वो कैंसर की बीमारी को घटाने के लिए उपयोग हो रहा है यदि उन दवाइयों का, तो वो सभी दवाइयाँ कीमोथेरेपी ही हैं। उनका नाम कीमोथेरेपी सिर्फ कह देने से कि ये कीमोथेरेपी है आप डर जाएं तो वो बात उचित नहीं है। जैसे अन्य बीमारियों के लिए सर्दी जुकाम बुखार, तपेदिक, टाइफाइड, इन सब बीमारियों के इलाज के लिए जैसे दवाइयों का इस्तेमाल होता है, वैसे कैंसर की बीमारियों के लिए भी दवाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो कीमोथेरेपी है। तो ये अवधारणाएं निकाल दें कि कीमोथेरेपी शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाती है और इससे तो इलाज न कराना बेहतर है। या कुछ लोग जो कहते हैं कि दवा लिख दीजिए, तो दवा लिख दीजिए का मतलब आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब को कि आप कीमोथेरेपी का इलाज लिख दीजिए। सभी बीमारियों के लिए मुंह से खाने वाली कीमोथेरेपी की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं, लगभग 70-80% वो इंट्रावीनस रूट से इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ ही हैं। इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस और ओरल रूट से इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की संख्या आज भी कम ही है। लगभग 20 से 25-30% दवाइयाँ ही मुंह से इस्तेमाल की जा सकती हैं, सबकुटेनियसली इस्तेमाल की जा सकती हैं या इंट्रामस्कुलरली इस्तेमाल की जाती हैं। हालांकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, इस किस्म से, इस रूट से इस्तेमाल की जाने वाली, इंट्रावीनस के अलावा वाले रूट से इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की संख्या पिछले 5 से 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। जी, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जब कीमोथेरेपी लगती है तो आदमी साइड इफेक्ट्स, डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट्स ज़्यादा तो नहीं है। तो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी मिश्रित दवाइयों का समूह है। कुछ कीमोथेरेपी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल है, मतलब लगभग नगण्य है। कुछ के औसत हैं जैसे होते हैं। बहुत कम ही दवाइयाँ अब ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं साहब कि हमारा मरीज तो बहुत कमज़ोर है, कीमोथेरेपी नहीं बर्दाश्त कर सकता, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं। तो ये सब अवधारणाएं भी उचित नहीं है। हर एक मरीज की आ, शारीरिक और स्थिति को देखकर और उम्र को देखकर ही ये निर्णय लिया जाता है कि किस किस्म की कीमोथेरेपी की दवाइयों का उपयोग उस मरीज में उचित रहेगा, वो मरीज उससे लाभ ज़्यादा पाएगा और स्वस्थ होने की तरफ बढ़ेगा। आपके जो कैंसर चिकित्सक हैं वो सभी इस बात को समझते हैं। और देखिए,
कहा जाए कि सिर्फ लाभ ही लाभ हो, साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। तो जहाँ पर लाभ पाने की स्थिति बहुत अच्छी है, तो साइड इफेक्ट्स को आप इसको एक मैथमेटिकल एल्गोरिथ्म से समझ सकते हैं कि जहाँ लाभ लगभग आप समझते हैं कि 80 से 100% की आने की स्थिति है, तो आप साइड इफेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं। और साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है कि जिनके लिए कुछ किया नहीं जाता, उनको भी रोकथाम के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, उससे उनको रोकथाम की जाती है। दूसरे किस्म की कीमोथेरेपीज़ जहाँ की लाभ 50% के, तो यदि 50-50 की स्थिति है तो भी इस्तेमाल डॉक्टर करने के लिए बताता है आपको कि हाँ, इस दवाइयों से थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे, लेकिन क्योंकि लाभ अच्छा आ रहा है इसलिए इसको कर लीजिए। लेकिन जहाँ नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा है, मान लीजिए 80-90% वो नुकसान की गुंजाइश है और सिर्फ 10-20% लाभ की ही गुंजाइश है, तो ज़्यादातर ऐसी कीमोथेरेपीज़ के बारे में आपके डॉक्टर्स आपको सजेशन नहीं देंगे। वो कहेंगे कि दवा ना लगवाइए, बेहतर है कि घर पे ही रखिए मरीज़ को और जो है उसकी शारीरिक कष्टों को कम करने वाली दवाइयों का ही इस्तेमाल करिए, जिनको कि हम लोग सपोर्टिव केयर कहते हैं, जिसके में जैसे दर्द की दवाई है या और जो सामान्य शरीर के कष्ट आ रहे हैं बीमारी की वजह से, उनके सिम्टम्स को सिर्फ दबाने भर के लिए, उससे बीमारी कोई नहीं घटेगी, ये बात निश्चित होती है। तो मुख्य यही कीमोथेरेपी की जो एक सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं वो। उसके अलावा साइकिल्स के बारे में भी कुछ अवधारणाएं लोगों ने बना रखी है। साहब दवा लगेगी तो फलाने डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि सिर्फ 3 हफ्ते में एक बार आना होगा या ऐसे आना होगा वैसे, तो दवाइयों के शेड्यूल्स आपके डॉक्टर तय करते हैं। दवाइयाँ बीमारी के हिसाब से शेड्यूलिंग होती है और मरीज की टॉलरेंस की क्षमता के अनुसार भी दवाइयों की शेड्यूलिंग होती है। ये शेड्यूलिंग डेली बेसिस पर मुंह से खाने वाली दवाइयाँ हो सकती हैं। ये दवाइयाँ जो हैं जो मुंह से खाने वाली दवाइयाँ होती हैं उसमें ब्लड कैंसर की दवाइयाँ बहुत सारी हैं। उसके अलावा कुछ एडवांस कैंसर्स में मीट्रोनोमिक कीमोथेरेपियाँ ज़्यादातर वो दवाइयाँ होती हैं जो कि एक तो मरीज पर कम आर्थिक बोझ पड़े, इस तरीके से होती हैं और ज़्यादातर उसमें ऐसी होती हैं जो कि मरीज घर पे जाकर अपने पर्चा लिख दिया, दवा जाके घर पे खाए आराम से। कुछ प्रतिदिन हो सकती हैं, कुछ हफ्ते में 2 बार हो सकती हैं, कुछ हफ्ते-हफ्ते की हो सकती हैं। जो इंजेक्टेबल कीमोथेरेपीज़ हैं वो भी इसी तरीके से शेड्यूलिंग उनकी वीकली हो सकती है, 2 वीकली हो सकती है, 3 वीकली हो सकती है या 4 वीकली भी हो सकती है कुछ बार। डिपेंड डोज की इंटेंसिटी, दवा की मात्रा और दवा की आवृत्ति कब बार बार लगाई जाए, ये आपके डॉक्टर ही आपकी शारीरिक स्थिति, बीमारी की स्थिति, उम्र, इन सब की कौन सा शेड्यूल आपके लिए बेस्ट होगा, आपके डॉक्टर ही इस बात को तय करते हैं। फिर बात आती है साइड इफेक्ट्स की। तो दवा जब लग जाती है तो ज़्यादातर दवा लगने के दौरान मरीज कई बार कंफ्यूज रहता है कि यार डॉक्टर साहब दवा लगाने के दौरान तो कोई कष्ट नहीं होगा। दवा लगाने के दौरान कुछ भी नहीं मालूम देता। 90% 95% दवाइयाँ बहुत आराम से लग जाती हैं। जैसे अन्य जब आप भर्ती होते हैं, आपको बुखार वगैरह और निमोनिया, टाइफाइड और इन सब के लिए जब इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, तो इसी तरीके से कीमोथेरेपी के लगने के दौरान भी कोई दवाइयाँ परेशान नहीं करती। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स दवा लगने के 24 से 36 घंटे बाद शुरू होते हैं और वो लगभग पहले 7 से 10 दिन ज़्यादा दिक्कतें देते हैं। इन दिक्कतों में ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं, वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने की वजह से आती हैं, जिसमें कि बुखार, मुँह में छाले, लैट्रिन के रास्ते ज़्यादा छाले या लैट्रिन ज़्यादा बार दस्त हो जाना या हल्का बुखार, तेज बुखार आना, यही मुख्य समस्याएँ हैं। इसके अलावा कुछ
मुँह से खाने वाली कीमोथेरेपियाँ जो है शरीर में चकत्ते, जैसे रैशेज़ कहते हैं, वो रैशेज़ वग़ैरह आ सकते हैं। वो ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो कि वो दवाइयाँ इंड्यूस करती हैं, मतलब उनको लाती हैं। तो उसके लिए दवाइयों के शेड्यूल्स को कई बार चेंज किया जाता है या उनके को कुछ समय के लिए रोका जाता है। वो भी आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही करें। अपने आप उन दवाइयों की डोज़ को ना बदलें, अपने आप उन दवाइयों को रोक ना लें। क्योंकि कैंसर की बीमारी इलाज के लिए बार-बार मौका नहीं देती। आप सोचें कि अरे! शरीर में बहुत कष्ट हो रहे हैं, दवा रोक लें और फिर जब एक बार ठीक हो जाएँगे, तो फिर दवा इस्तेमाल करने फिर चले जाएँगे डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब फिर दवा दे देंगे और ठीक हो जाएगा। तो कैंसर की बीमारी ऐसी नहीं होती। कैंसर की बीमारी में कीमोथेरेपी का प्रयोग में शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है और जो अ, ब्रेक्स आप टेक्निक जो हम जो डॉक्टर आपके ब्रेक्स दे रहा होता है, वो ज़्यादातर हम लोग उनको टेक्निकल ब्रेक्स कहते हैं। वो शरीर की स्थिति के अनुसार तय किए जाते हैं। मरीज़ जो अपने आप सोशल रीज़न्स की वजह से, पर्सनल रीज़न्स की वजह से दवाओं को ब्रेक कर देता है कि साहब घर में शादी-ब्याह है, त्योहार है या जो है अरे अभी ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ या घर में शादी निपट जाए या घर में जो है मैं अभी बाहर मेरा जाने का घूमने का प्रोग्राम बना हुआ है या अभी तो मेरे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं या ये त्योहार मना लूँ, ये सब चीज़ें सोशल और पर्सनल रीज़न्स हैं। इन रीज़न से यदि आप दवाओं को ब्रेक दे रहे हैं, तो ये बात कई बार नुकसान करती है, ख़ास तौर से यदि ये ब्रेक्स लंबे हो जाएँ। 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते के शेड्यूल्स आप नॉन टेक्निकल ब्रेक्स पर्सनल और सोशल रीज़न्स की वजह से ले लेते हैं, तो ये आपकी जीवन की लंबाई को भी प्रभावित करते हैं और बाद में बीमारी की कंट्रोल करने की क्षमता भी घटती है। दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मुख्य बातें यही हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता था। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। उनका भी मैं अतिरिक्त जवाब देने का किसी दूसरे वीडियो में फिर प्रयास करूँगा। नमस्कार।